हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसडी कंपटीशन क्लासेस। तो आज का वीडियो हम लोगों का जो रहेगा वो पादप जगत एवं उसका वर्गीकरण यानी कि प्लांट क्लासिफिकेशन पर आधारित रहेगा। तो ये सीरीज जो हम लोग बायोलॉजी की सीरीज चला रहे हैं उसी पर आधारित रहेगी। ठीक है। तो अगर आप हम लोगों का ये वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप कुछ नहीं कीजिए, बस थोड़ा सा हम लोगों का सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था कि जो प्लांट्स हैं और जो जंतु हैं इनको दो वर्गों में बांटा था। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक जो हैं वो कैरोलस लिनियस ही हैं। ठीक है। क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, जो जो भी जंतु है या पादप हैं उनकी क्या होता है, एक वंश होता है और एक जाति होती है। तो उन्हीं को नाम दिया था द्विनाम पद्धति, क्योंकि उन्होंने जो एक वैज्ञानिक नाम देने की प्रथा चलाई है। क्योंकि हर जगह अपनी हिंदी भाषा में कुछ और बोलते हैं, तमिल में किसी को कुछ और बोलते हैं। जैसे मान लिया हमने गाय है, गाय को हम अपनी भाषा में गाय बोलते हैं और इंग्लिश में काऊ बोलते हैं, और बहुत सी भाषाएं हैं तो हर भाषा में अलग अलग बोलते हैं। तो इसी को यानी कि सभी वैज्ञानिक क्या करें कि एक ही नाम बोला जाए और उसको समझ ले कि क्या बोला जा रहा है। तो इसी के लिए वैज्ञानिकों की जो सहूलियत है उसके लिए इन्होंने क्या किया था, ये द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। इसमें क्या होता है कि जो भी जंतु या फिर पादप लिया जाता है उसका एक जो पहला अक्षर होता है उसका वंश से होता है और दूसरा उसकी जाति से आधारित होता है। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। जो वर्गीकरण का है प्राकृतिक सिस्टम, इसको किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो यही है कैरोलस लिनियस, और ये कहाँ के थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि पुष्पी पादपों को किस वर्ग में रखा जाता है। तो पुष्पी पादप क्या होता है कि पादपों को दो वर्गों में रखा जाता है। जो प्लांट्स होते हैं उनको दो वर्गों में रखा जाता है, एक क्रिप्टोगैमी और दूसरा फेनोरोगैमी। ठीक है। क्रिप्टोगैमी में क्या होता है, जो अपुष्पी पादप होते हैं उनको क्रिप्टोगैमी में रखा जाता है और फेनोरोगैमी में जो पुष्पी पादप होते हैं उनको रखा जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो फेनोरोगैमी है इसमें ही पुष्पी पादपों को रखा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एक एंजियोस्पर्म आता है और दूसरा जिम्नोस्पर्म आते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि अपुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है। तो अपुष्पी पादपों को अभी मैंने बताया है क्रिप्टोगैमी में रखा जाता है। इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं, वो कौन कौन से हैं, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और तीसरा टेरिडोफाइटा है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्रिप्टोगैमी में अपुष्पी पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है वो क्या रहेगी, स्पीसीज। ठीक है। स्पीसीज जो है वो वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मतलब जल यानी कि वाटर। ठीक है। तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, यानी कि हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे। फाइट्स मीन्स पौधा। ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना होता है। ठीक है। तो वो किसके बारे में बताता है, तो वो बताता है उसकी वंश और जाति के बारे में। ठीक है। तो ये किसने दिया था, ये दिया था कैरोलस लिनियस ने। जो द्विनाम पद्धति होती है वो किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने। तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो इस प्रकार है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि पादपों को दो वर्गों में बांटा गया है। इसमें एक क्रिप्टोगैमी और दूसरा फेनेरोगैमी। फेनेरोगैमी मतलब जिसमें क्या होता है, जिसमें फूल आते हैं, ठीक है, जिसमें पुष्प आते हैं, उनको फेनेरोगैमी में रखा जाता है। और फेनेरोगैमी को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक आवृत्तबीजी और दूसरा अनावृत्तबीजी। ठीक है, आवृत्तबीजी मतलब जिसके ऊपर आवरण हो और दूसरा अनावृत्तबीजी जिसमें आवरण नहीं हो। ठीक है, तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो अनावृत्तबीजी होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनावृत्तबीजी। इसमें ऐसा क्या होता है कि जो अनावृत्तबीजी होते हैं इसमें पुष्प नहीं आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बीज बनता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? जीवाणु से संबंधित निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अधिकांश जीवाणु जो होते हैं विविध पोषी होते हैं। विविध पोषी मतलब हेट्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि जो दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, यानी कि परपोषी होते हैं। ठीक है, उनको बहुत से परपोषी होते हैं, लेकिन जो कुछ होते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। तो विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणुओं को पौधा माना जाता है, वो क्यों माना जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि इसमें क्या होता है, एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि कोशिका भित्ति पादपों का एक गुण होता है। ठीक है, क्योंकि पादप सेल्स में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, ना कि एनिमल सेल्स में कोशिका भित्ति नहीं होती है। एनिमल सेल्स में क्या होता है, जो उस मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो होती है। ठीक है, लेकिन ये कोशिका भित्ति नहीं होती है उसमें। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा सूत्रकणिका। सूत्रकणिका बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होती है। ठीक है, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होती है वो छड़ी रूप की होती है, मतलब बैसिलस होती है। ठीक है, बैसिलस मतलब ये दंडाकार जीवाणु होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनको बैसिलस बोला जाता है। जो गोल होते हैं उनको कॉकस बोलते हैं, जो गोल होते हैं उनको कॉकस बोलते हैं, और जो स्पाइरल होते हैं सर्पिलाकार, उनको क्या बोलते हैं? उनको स्पाइरिला कहते हैं। और वाइब्रियो क्या होते हैं? कामाकार वाइब्रियो, जो जिनकी आकृति कामाकार होती है उनको वाइब्रियो कहा जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सबसे छोटे कौन से होते हैं? तो सबसे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो कॉकस होते हैं, कॉकी जिन्हें बोलते हैं, वो कॉकस होते हैं। ठीक है, अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कॉकस। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक गोल जीवाणु कहलाता है। गोल जीवाणु क्या कहलाता है? कॉकस कहलाता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, गोल जीवाणु क्या कहलाता है? कॉकस। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? जो सर्पिल जीवाणु होता है, यानी कि इस प्रकार से सर्पिलाकार होता है, उसको क्या कहा जाता है? स्पाइरिलम कहा जाता है। ठीक है, स्पाइरिला या स्पाइरिलम कहा जाता है। ठीक, डिप्लोकॉकस क्या होते हैं? जिसमें जो जीवाणु की आकृति होती है वो दो जीवाणु ऐसे जुड़े हुए होते हैं, उनको डिप्लोकॉकस कहा जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक केंद्रक
किस में अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? मतलब कि जो कोशिका होती है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक 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 होता है यूकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जो प्रो मीन्स प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन तरीके की जिसमें कोशिका होती है, जैसे कि जीवाणु। जीवाणु में जो कोशिका होती है वो प्राचीन तरीके की होती है, प्रिमिटिव तरीके की होती है। उसमें क्या होता है, जो केंद्रक तो मौजूद होता है लेकिन वो वास्तविक नहीं होता है। उस वास्तविक उसके जो अंदर आसपास जो मेम्ब्रेन बनी होती है वो क्लियर नहीं होती है, वो टूटी फूटी होती है। ठीक है, लेकिन यही यूकैरियोटिक्स में क्या होता है कि यूकैरियोटिक्स में केंद्रक होता है और वो वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, और उसके आसपास जो मेम्ब्रेन होती है वो भी वेल डेवलप्ड होती है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। जीवाणु जो होते हैं इनमें जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है और बाकी सभी में यूकैरियोटिक टाइप की होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो एक कोशिकीय ही होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा जीवाणु। ठीक है, तो जीवाणु जो होते हैं वो संख्या में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करते हैं? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा शैवाल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर ये बोला जाए कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करने वाले हैं पौधे या फिर शैवाल, तो उसमें क्या होगा, शैवाल इसका जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? तो जो बैक्टीरिया में पाया जाता है प्रकाश संश्लेषी आशय, तो उसको क्या कहते हैं, बर्डी लवक। ठीक है, बर्डी लवक वो क्या होता है, बर्डी लवक यानी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें संभव होती है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चलो क्वेश्चन हमारे यहीं तक रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमें बताइए कि हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा और इसको कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। ठीक है, और कमेंट करके हमें बताएं अगर कोई कमी रह जाए या फिर कोई भी सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये सीरीज़ हमारी लगभग 5-6 क्वेश्चंस के लिए रहेगी। आप वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।